Hello everyone, welcome to the next video of mine on GST. In today's lecture, we are going to see about the basis of charges in GST, part 2. In part 1, we had discussed about the scope, means interstate and intrastate supply and its scope. And then in part 1 only we had discussed about the extent of GST law applicable, and after that I had started with the section 9. In that video 1, it means part 1 of basis of charges in GST, I had discussed with you about the subsection 1 and subsection 2 of section 9. In today's video, we are going to see the remaining subsections of section 9. मतलब कि जितने भी सेक्शन 9 के रिमेनिंग पार्ट है वो हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था रिगार्डिंग सेक्शन 1 का सबसेक्शन सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 एंड 2. यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4. ये 3 और 4 दोनों ही जो है वो रिलेटेड हैं रिवर्स चार्ज. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली रिवर्स चार्ज होता क्या है, राइट. सबसे पहले मैं आई विल एक्सप्लेन टू यू रिवर्स चार्ज क्या होता है, देन वी टर्न अवर टॉक्स टुवर्ड्स द सेक्शन 9.3. मतलब कि सेक्शन 9.3 में क्या दिया हुआ है, देन वी विल टर्न अवर टॉक्स टुवर्ड्स द सेक्शन 4 ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9. ये दोनों ही आई मीन टू से 3 and 4 बहुत ही डील करते हैं किसके बारे में, रिवर्स चार्ज के बारे में. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एज अ स्टूडेंट you have to understand this properly, what is a reverse charge in GST, and after that, after discussing a 3 and 4, we will turn towards the subsection 5 of section 9, that is deals with the eco, that is the electronic commerce operator. So these are the learning points in this video. Let us start with the what is the reverse charge. स्टूडेंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैसे काम करता है. पहले एक सप्लायर होता है जो सप्लाई करता है रेसिपेंट को, मतलब कि जो ये बंदा है वो सेल करता है आपकी लैंग्वेज में बोलें तो, और ये जो बंदा है बाय करता है, राइट. तो होता क्या है जरा देख लीजिए. जब भी कोई सेलर सेल करता है तो वो बायर से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है. दिस इज व्हाट इट इज. ओके, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज. मतलब कि ये सिंपल है, नॉर्मल है, और ऐसे ही होता है सारे जितनी भी हमारे जीएसटी में जितनी भी सप्लाई होंगी उनका यही मैकेनिज्म है. मतलब कि सप्लायर रेसिपेंट को सेल करेगा और रेसिपेंट से जब पैसा लेगा तो वो उसमें उसके अमाउंट के साथ में, मतलब जितना भी उसका बिल होगा उसमें वो टैक्स लेगा और वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा. और ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सप्लायर की कि वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा. लेकिन रिवर्स चार्ज में इसका उल्टा होता है. अब सब थोड़ा सा आइडिया समझ गए होंगे. मतलब कि मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे रेसिपेंट खुद जाके जीएसटी पे करे, उसको हम लोग रिवर्स चार्ज बोलते हैं. ओके, और ये सब नहीं कर सकते हैं. कुछ सिलेक्टेड लिस्ट है जिसको गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दी है करने के लिए. पर आगे बढ़ते हैं कि रिवर्स चार्ज होता क्या है. जहाँ पे रेसिपेंट मतलब जो बाय कर रहा है, राइट, जो रेसिपेंट है वो सप्लायर को सिर्फ जितनी की भी कॉस्ट होगी उतना पेमेंट करेगा और जो टैक्स है वो खुद अपने पास में रखेगा. और बाद में एट द एंड ऑफ 3 months के या एट द एंड ऑफ ईयर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो रेसिपेंट खुद जाके पेमेंट करेगा. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ओके, ये इसका फॉरवर्ड चार्ज का एग्जैक्टली उल्टा है. मतलब कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेसिडेंट के ऊपर आ जाती है. एज ए स्टूडेंट लेवल आप सोचेंगे कि मैम क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो दोनों ही गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल रही है. हाँ, आपकी सोचना ये लेवल पे बहुत बरोबर ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान देने वाली है. जब इस तरीके से रिवर्स चार्ज होता है तो उस समय सप्लायर जाके जीएसटी में खुद को रजिस्टर नहीं करता है. रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना और जितनी भी कंप्लायंसेस हैं
मतलब कि कोई भी उनको आरटीए जीटीआर फॉर्म भरना रहता है, कोई भी फॉर्म भरना रहता है, ये सब रजिस्ट्रेशन लेना, सब कुछ कंप्लाइंसेस करना ला के हिसाब से, ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है रेसिपेंट के ऊपर। तो ये है रिवर्स चार्ज। ओके तो आप सोचोगे तो ये तो अच्छा है, सब जने सिर्फ कॉस्ट पे करें और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, टैक्स दें नहीं दें, ऐसा नहीं होगा। सब जगह यही फॉरवर्ड ही चलता है, कुछ कुछ केसेस में रिवर्स चलता है। तो किस किस में रिवर्स चलता है हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए। लेट अस सी। जो भी रिवर्स चार्ज है वो सेक्शन 9 के सबसेक्शन 9(3) में दिया हुआ है और सबसेक्शन 9(4) में दिया हुआ है, राइट। पहले 9(3) की बात करते हैं। 9(3) में सिर्फ लिस्ट दी हुई है। किसकी लिस्ट दी हुई है? दो चीज़ों की। एक तो लिस्ट ऑफ गुड्स दी गई है, मतलब कौन कौन सी गुड्स हैं जहाँ पे रेसिपेंट टैक्स बढ़ेगा, सप्लायर नहीं बढ़ेगा। और दूसरी लिस्ट दी है हम लोगों को लिस्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज में आती हैं। और सेक्शन 9 में मैं सेक्शन 9 के 4 की यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। ये एक हम लोगों को सिनेरियो दिया गया है, मतलब कि एक URP मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो कुछ सप्लाई करता है किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो क्या होना चाहिए? तो ये इस सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 में लिखा है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि 9(3) में कौन कौन सी लिस्ट ऑफ गुड्स है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, मतलब कि रेसिपेंट टैक्स पे करता है। एंड देन वी विल मूव आवर टॉक्स टुवर्ड्स द लिस्ट ऑफ सर्विसेज एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 9(4). ओके, let us see the list of supply of goods। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको लिखा है, इसका मतलब है कि ये ऐसी गुड्स लिस्ट की है जिसपे रेसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ये सेंटेंस आपको ये एग्जाम में आपको कंपल्सरी लिखना है। देख लेते हैं लिस्ट। ये लिस्ट है आज की तारीख में। मैं आपको ये लिस्ट समझाने से पहले एक आपको पॉइंट बोल दूं स्टूडेंट, आप अगर 1 साल पहले के वीडियोस देख रहे हैं तो ये लिस्ट चेंज हो सकती है, लेकिन आप अब एग्जाम लिख रहे हो तो आप जो भी 1 मंथ या 2 मंथ्स पहले के वीडियो होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि GST में इट इज कीप ऑन चेंजिंग, मतलब कि टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है वो नोटिफाइड करके और GST काउंसिल की मदद से दे आर कीप ऑन अपडेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो हो सकता है कि 1 साल पहले के अगर आप किसी भी चीज़ के वीडियो देख रहे हो और जो आप 1-2 महीने पहले की वीडियो देख रहे हो उसमें बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि जो 1-2 महीने पहले पुराने वीडियोस होंगे वही आपके सिलेबस के हिसाब से एप्लीकेबल होंगे। एनीवेज, सो लेट अस सी ये सारी लिस्ट है जिसके ऊपर RCM एप्लीकेबल। RCM मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, सबसे पहले आपका अमाउंट जो लिस्ट में नाम है वो है कैश्यू नट्स, जिसके ऊपर से शेल्फ मतलब कि छिलके नहीं निकाले गए हैं, उनको छीला नहीं गया है। तो अगर इस तरीके का कोई आप बाय करते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सेम थिंग with these two we will take together, that is a बीड़ी wrappers leaves and tobacco leaves। ये इनके ऊपर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल होता है। सेम थिंग विद द सप्लाई ऑफ लॉटरी सिल्क यार्न में जो डील करते हैं उनको भी, यूज्ड व्हीकल और स्विस एंड कन्फिस्टिकेटेड गुड्स, old and used goods, waste and scrap, and who are dealing the रॉ कॉटन, इन सबको RCM अप्लीकेबल होता है। मतलब कि इसमें रेसिपेंट टैक्स पे करता है, सप्लायर नहीं करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट आपको याद करनी होगी, क्योंकि कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी विल सी द लिस्ट ऑफ सर्विसेज। अब लिस्ट ऑफ सर्विसेज में 12 लिस्ट्स हैं और उसको याद करने के लिए एज ए स्टूडेंट लेवल मैंने आपके लिए एक पूरे 12 लिस्ट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है फॉर योर इजी एंड कन्वीनियंस रिमेंबर। फर्स्ट यू विल सी दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो लिस्ट में हमारा आता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड सागा। ओके, सागा कुछ वर्ड नहीं है, जस्ट मैंने ये एब्रीवेट किया है आपके लिए। सागा स्टैंड फॉर, सबसे पहले कोई भी स्पॉन्सरशिप है तो उसमें RCM आ जाता है, ये सर्विस है। नेक्स्ट A स्टैंड फॉर एडवोकेट, और एडवोकेट जो भी सर्विस देता है वो RCM में आती है।
Okay, next is, G stand for GTA, goods and transport agents, and next is A stand for arbiter ट्रिब्यूनल्स। इसका मतलब है कि इन सब में जो सर्विस देता है, मतलब जैसे मैं बीच में बोलना चाहती थी कि जो एडवोकेट है, राइट, तो वो अगर सर्विस दे रहा है तो वो एडवोकेट के ऊपर कुछ भी टैक्स भरने का बर्डन नहीं है, पर जो एडवोकेट की एडवाइस ले रहा है, जो रेसिपेंट है, वो टैक्स भरेगा। तो इफ़ यू आर रिमेंबरिंग दिस सागा वर्ड, देन सेकेंड कैटेगरी जो मैंने आपके लिए डाली है वो है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स में आ जाते हैं ऑथर्स, म्यूजिक कंपोजर एक्सेट्रा। तो ये सब जो लोग हैं ये भी आरसीएम, ये सर्विसेज भी आरसीएम में आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो वर्ड याद रखना है, आर्टिस्ट, उसमें आ जाते हैं फोटोग्राफर्स और एक्सेट्रा। तो ये लोग भी आरसीएम में आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आपको याद रखना है, एजेंट्स। दो टाइप के एजेंट्स हैं, आईए और आरए, इंश्योरेंस एजेंट और रिकवरी एजेंट। ये दोनों भी किस में आ जाते हैं, आरसीएम में आ जाते हैं। मतलब जो एजेंट है उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, जो रेसिपेंट है उसको टैक्स भरना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाती है बैंक्स, ओसी टू आरबीआई, मतलब जो ओवरसीज कमेटी होती है जो आरबीआई को टाइम टू टाइम एडवाइस करती है, तो वो सर्विस भी आरसीएम में आ जाती हैं। मतलब कि यहाँ पे जो जिसको ये सर्विस मिल रही है वो टैक्स पे करेगा। सेम थिंग डीसीए टू बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वैसे ही जैसे ओसीए वैसे ही डीसीए होती है जो टाइम टू टाइम दूसरी बैंक्स को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को एडवाइस करती है। तो इस केस में भी आरसीएम लगता है। सेम थिंग जो गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर भी आरसीएम लग जाता है, ऑल एक्सेप्ट, सबके ऊपर सिवाय रेंटिंग ऑफ इमोबल, आईपी मींस इमोबल प्रॉपर्टी जो है उसको छोड़ के बाकी सब में आरसीएम अप्लीकेबल होता है। अब एज ए स्टूडेंट लेवल अगर आप ये वर्ड ये याद करके जाते हो तो कि 12 के 12 सर्विसेज आपको याद पड़ जाएंगी। जैसे कि मैंने कैसे वर्ड बनाया है, सागा, कमा, बैंक्स, डायरेक्टर्स एंड आर्टिस्ट आर द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप ये याद करके जाते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको ये 12 की 12 जो भी लिस्ट है वो आपको याद रहेगी। मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सागा, बैंक्स, डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट आर एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे करके याद करके जाएंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। सागा स्टैंड फॉर दिस, बैंक स्टैंड फॉर दिस, राइट, डायरेक्टर स्टैंड फॉर दिस, देन आर्टिस्ट स्टैंड फॉर दिस, एजेंट स्टैंड फॉर दिस। तो ये आपकी एज ए स्टूडेंट लेवल आपको ये 12 सर्विसेज याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये मैंने एक स्टोरी के रूप में आपके लिए बनाया है कि ताकि आप अच्छे से एग्जाम में कोरिलेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम वी आर टर्निंग आवर टॉक्स टुवर्ड्स द सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। मैंने आपको बताया था सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में एक सिनेरियो दिया गया है। सिनेरियो मतलब क्या, अगर इस तरीके की सेल होती है तो क्या करना चाहिए। मतलब कि एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर का मीनिंग क्या होता है, जो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं करता है, राइट, और वो सप्लाई कर रहा है, किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड सप्लायर को जिसके पास में GSTIN नंबर है, राइट। तो इस केस में क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली समझी सी बात है, एक्चुअली टैक्स तो किसको पे करना चाहिए, सप्लायर को, पर वो अनरजिस्टर्ड है, मतलब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो बोलेगा मैं तो जीएसटी में आता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों भरूँ। तो उस केस में ये जो टैक्स की लायबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है किसकी तरफ, रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दो एरो दिखाई है कि वैसे ऐसे टैक्स होना चाहिए, पर अब ये क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो मतलब कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड को सेल करता है तो वो रजिस्टर्ड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। तो यहाँ पे टैक्स जो है वो रिवर्स चली गई। इसके लिए दिस इज अ सिनेरियो ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। बस इतना ही दिया हुआ है। और आगे इसके स्लाइड में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रूल्स क्या बोल रहे हैं। Okay, next we turn our talks towards the last part of section 9. Okay, section 9 का जो last subsection है वो है 5। 5 जो है वो किससे डील करता है, इको से। What do you mean by the इको? इको is nothing else but the electronic commerce operator। चलिए देखते हैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? देखिए, जो सप्लायर है वो अपनी सप्लाई रजिस्टर्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के पास में। ओके, और सेम थिंग जो कस्टमर होता है वो भी ढूंढता है कि मैं सस्ते में कहाँ से खरीदूं। तो यहाँ पे इको कैसे वर्क करता है जरा देखिए। सप्लायर जाएगा इको में और अपना जो भी प्रोडक्ट है वो रजिस्टर करेगा, और सेम थिंग जो कंज्यूमर है वो भी इको के पोर्टल पे जाएगा और देखेगा कि उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब कि जो इको है वो दैट इज डूइंग द वर्क ऑफ लिंक बिटवीन द सप्लायर एंड द कंज्यूमर, राइट। इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रहते हैं वो अपना पोर्टल चलाते हैं। आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ गुड्स, एंड उबर एंड ओला इज एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज। ओके, तो इस तरीके से इको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, दिस वे दे लिंक द with each other. लेकिन let us move ahead and see the more mechanism of this e-commerce operator. ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो प्रोडक्ट्स और सर्विस में दोनों सप्लाई करता है, और वो सिर्फ अपने पोर्टल पे वो डिस्प्ले करता है। इस उसके पास में इको के पास में उसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल रहता है। और रेवेन्यू कैसे जनरेट होती है? गुड्स तो ऐसे जाएंगे, सप्लायर भी आएगा और कंज्यूमर भी देखेगा, लेकिन इनकम जो है वो कैसे होगी? जो कंज्यूमर है वो किसको पे करेगा? इको को पे करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पे करेगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो पेमेंट करेगा किसको? सप्लायर को। लेकिन सप्लायर को पेमेंट करने से पहले वो अपनी कमीशन डिडक्ट करेगा। ये इस तरीके का इनका पेमेंट का और ये रेवेन्यू का सिस्टम है। ओके, आपको ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का पॉइंट और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आजकल की वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ऑन द बेस ऑफ दैट इंडिया में अर्बन क्लैप करके बहुत ही सर्विस प्रोवाइडर हैं जो बहुत ही अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आई मीन टू से गुड्स एज वेल एज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेनली दीज आर दी सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, ब्यूटिशियंस हो, वो जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं और ये अर्बन क्लैब्स जो हैं वो उनको क्लाइंट्स देते हैं। These are working as eco operators. It means electronic commerce operators, and obviously they work on the same basis only. मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि सप्लायर भी खुद को रजिस्टर करता है, कंज्यूमर भी जाके देखता है कि क्या अवेलेबल है और उस हिसाब से वो ऑर्डर प्लेस करता है। और अर्बन क्लैब जो है वो पेमेंट लेके अपना कमीशन निकाल के आगे सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं। तो दीज आर द फुल अबाउट द सेक्शन 9(5). ओके, अभी ये जो 9(5) स्पेसिफिकली ई कॉमर्स को दिया गया है, इसकी जरूरत क्या पड़ी? वाई इट इज नीडेड? तो जरा थोड़ी सी पॉइंट्स देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल में नोटिफाई अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज ऑन विच द टैक्स शैल बी पेड बाय द इको अंडर द आरसी। अब यहाँ पे इसको डालने का क्या मतलब था कि कुछ कुछ सर्विसेज हैं, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आती हूँ, पर मैं पहले यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दूँ। कुछ कुछ सर्विसेज हैं जो इको प्रोवाइड तो करता है, लेकिन वो किस में आ जाएंगी? आरसी में आ जाएंगी, मतलब कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएंगी। मतलब कि वहाँ पे जो रेसिपेंट है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे जो वो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, मतलब लिस्ट निकालती है विद द हेल्प ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो ये अब आज की तारीख में जो है सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है जो आप लोगों को मोटर कैब दे रहा है, या मैक्सी कैब दे रहा है, या रेडियो टैक्सी दे रहा है, इस तरीके की कोई भी अगर आपके पास में, या मोटरसाइकिल दे रहा है, तो इस तरीके की जितनी भी सर्विसेज जिस रेसिपेंट को मिल रही हैं वो टैक्स भरेगा, ना कि
सप्लायर टैक्स बढ़ेगा। और ये इको के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को दे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये क्यों रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे ओला और उबर के छोटे छोटे से ड्राइवर्स हैं, तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि जितनी भी इतने छोटे छोटे से जो सप्लायर हैं उनको catch करना। तो it is very easy, definitely they will come in the portal of electronic commerce operator, and it is a responsibility of electronic commerce operator to collect the tax and pay to the government. Okay, this way student, we had in today's lecture we had discussed about the section 9.3 where the list of goods is given to you and a list of services which are coming in the reverse charge mechanism, and along with this we had already discussed with the one scenario. If unregistered person is selling anything to the registered person, then it is a responsibility of a registered person to pay the tax, ना कि अनरजिस्टर्ड। भले अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर है वो सप्लाई कर रहा है, उसके बावजूद भी वो टैक्स नहीं पे करेगा, क्योंकि वो बोलता है मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तू नहीं रजिस्टर्ड है, जो खरीद रहा है वो पे करेगा। ओके, और उसके बाद में मैंने आपको इको के बारे में भी बताया, और यहाँ पे ये सेक्शन 9 में डालने के क्या मतलब था वो भी, डेट इज ऑल्सो वी आर डिस्कस अबाउट दिस। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, I would like to discuss with you just last few things with you. In a first part of our basis of charges of GST, we had discussed about the taxable event, matlab ki inter and intra-state. Then we had discussed about the extent and commencement of a GST law. And in this video and in part 1, we had completed with the section 1 and 2 of section 9, and then we had completed with the 3, 4, 5 subsections of section 9 in today's lecture. In next lecture we are going to see about the section 10. Remember, section 9 and 10 both are coming in under the charges of GST, right? So if you like my video, please definitely subscribe it, and please like it, and if it is possible please share so that the maximum students can take the benefit of this. Thank you for watching my video.